नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रू लीडरशिप और मैं हूं आपके साथ संदेश सक्सेना। ट्रू लीडरशिप के इस पहले एपिसोड में हम बात करेंगे शहीद आजम भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह को भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। वे कई क्रांतिकारी संगठनों के साथ जुड़ गए और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महज 23 साल की उम्र में वो शहीद हो गए। उनके निष्पादन के बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के समर्थकों और अनुयायियों ने उन्हें माना जाता है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में किशन सिंह और विद्यापति के यहाँ हुआ था। उनके जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह 1906 में लागू किए गए औपनिवेशीकरण विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन के लिए जेल में थे। उनके चाचा सरदार अजीत सिंह आंदोलन के नेता थे और उन्होंने भारतीय देशभक्त संघ की स्थापना की। चेनाब शहर कॉलोनी बिल के खिलाफ किसानों को संगठित करने में उनके मित्र सैयद हैदर रजा ने उनका अच्छा साथ दिया। अजीत सिंह के खिलाफ 22 मामले दर्ज थे और उन्हें ईरान भागने के लिए मजबूर किया गया था। इसके अलावा उनके परिवार गदर पार्टी का समर्थन था और घर में राजनीतिक रूप से जागरूक माहौल ने युवा भगत सिंह के दिल में देशभक्ति की भावना पैदा करने में मदद की। भगत सिंह ने अपने गांव के स्कूल में 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की, जिसके बाद उन्हें पिता किशन सिंह ने उन्हें लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में दाखिला करवा दिया। बहुत कम उम्र में भगत सिंह ने महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन का अनुसरण किया। भगत सिंह ने खुले तौर पर अंग्रेजों को ललकारा था और सरकार द्वारा प्रायोजित पुस्तकों को जलाकर गांधी की इच्छा का पालन किया। यहाँ तक कि उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए भी स्कूल छोड़ दिया। उनके किशोर दिनों के दौरान 2 घटनाएं उनके मजबूत देशभक्ति के दृष्टिकोण को आकार दिया। 1919 में जलियांवाला बाग मस्करे और 1921 में नानकान साहिब में निहत्या अकाली प्रदर्शनकारियों की हत्या। उनका परिवार स्वराज प्राप्त करने के लिए अहिंसक दृष्टिकोण की गांधीवादी विचारधारा में विश्वास रखता था। भगत सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और असहयोग आंदोलन के पीछे के कारणों का भी समर्थन किया। चौरा घटना के बाद गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का आह्वान किया। फैसले से नाखुश भगत सिंह ने गांधी की अहिंसावादी कार्यवाही से खुद को अलग कर लिया और युवा क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए। इस प्रकार ब्रिटिश राज के खिलाफ हिंसक विरोधियों के सबसे प्रमुख वकील के रूप में उनकी यात्रा शुरू हुई। वह बीए की परीक्षा में थे जब उनके माता पिता ने उनकी शादी करने की योजना बनाई। उन्होंने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया और कहा कि यदि उनकी शादी गुलाम भारत में होने वाली है तो मेरी दुल्हन की मृत्यु हो जाएगी। मार्च 1925 में यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलनों के प्रेरित होकर भोज सिंह के साथ इसके सचिव के रूप में नौजवान भारत सभा का गठन किया गया। भगत सिंह एक कट्टरपंथी समूह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में भी शामिल हो गए, जिसके बाद उन्होंने साथी क्रांतिकारियों चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव के साथ हिंदुस्तान स्पेशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में फिर से शुरुआत की। शादी करने के लिए मजबूर न करने के आश्वासन मिलने के बाद वह अपने माता पिता के घर लाहौर लौट आए। उन्होंने कीर्ति किसान पार्टी के सदस्य के साथ संपर्क स्थापित किया और अपनी पत्रिका कीर्ति में नियमित रूप से योगदान देना शुरू कर दिया। एक छात्र के रूप में भगत सिंह एक उत्साहित पाठक थे। वह यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में पढ़ते थे। फेडरिकल एंगल्स और कार्ल मार्क्स के लेखन से प्रेरित होकर उनकी राजनीतिक विचारधाराओं ने आकार लिया और उनका झुकाव समाजवादी दृष्टिकोण की ओर हो गया। शुरुआत में भगत सिंह की गतिविधियां ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संलिप्त लेख लिखने, सरकार को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से एक हिंसक विरोधियों के सिद्धांतों को रेखांकित करने, मुद्रा करने और वितरित करने की समिति थी। युवाओं पर उनके प्रभाव और अकाली आंदोलन के साथ उनके सहयोग को देखते हुए वह सरकार के लिए एक रुचि के व्यक्ति बन गए। पुलिस ने उन्हें 1926 में लाहौर में हुए बमबारी मामले में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 5 महीने के बाद 60,000 रुपए के बॉन्ड पर रिहा किया गया। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय के सभी दलों में जुलूस का नेतृत्व किया और साइमन कमीशन के आगमन के विरोध में लाहौर रेलवे स्टेशन की ओर मार्च किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की प्रगति को विफल करने के लिए एक क्रूर लाठीचार्ज का सहारा लिया। टकराव में लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें भी आईं। उन्होंने नवंबर 17, 2028 को अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके सहयोगियों ने जेम्स स्कॉट का हत्या की साजिश रची, जो पुलिस अधीक्षक थे। माना जाता है कि लाठीचार्ज का आदेश दिया था। क्रांतिकारियों ने स्कॉट के रूप में सहायक पुलिस अधीक्षक जेपी सिंह सोयार्ड को गलत तरीके से मार डाला। भगत सिंह ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए जल्दी से लाहौर छोड़ दिया। बचने के लिए उन्होंने अपनी दाढ़ी मुड़वा ली और अपने बाल कटवा लिए, जो सिख धर्म के पवित्र सिद्धांतों का उल्लंघन था। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के निर्माण के जवाब में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने
विधानसभा परिसर के अंदर एक बम विस्फोट करने की योजना बनाई, जहां अध्यादेश पारित होने वाला था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बाटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में गलियारे में बम फेंका। इनकलाब जिंदाबाद और हवा में अपनी मिसाइल को रेखांकित करते हुए पर्चे फेंके। बम किसी को मारने या घायल करने के लिए नहीं था और इसलिए इस भीड़ वाली जगह से दूर फेंक दिया गया था, लेकिन फिर भी कई परिषद सदस्य हंगामे में घायल हो गए। धमाकों के बाद भगत सिंह और बाटुकेश्वर दत्त दोनों की गिरफ्तारी हो गई। विरोध में नाटकीय प्रदर्शन राजनीतिक क्षेत्र में व्यापक आलोचनाओं के साथ किया गया था। सिंह ने जवाब दिया कि जब आक्रामक तरीके से लागू किया जाता है तो वह हिंसा है और इसीलिए नैतिक रूप से यह अनुसूचित है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल वैध कारणों के लिए किया जाता है तो इसका नैतिक औचित्य है। मई में ट्रायल की कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें सिंह ने अपना बचाव करने की मांग की, जबकि बाटुकेश्वर दत्त ने अफसर अली का प्रतिनिधित्व किया। अदालत में विस्फोट के दुर्भावनापूर्ण और गैर कानूनी इरादे से हवाला देते हुए उम्र कैद की सजा के पक्ष में फैसला सुनाया गया। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद पुलिस ने लाहौर में HRSA बम फैक्ट्री पर छापा मारा और कई प्रमुख क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया। इन व्यक्तियों में से हंसराज वोहरा, जयगोपाल, फडणवीस नाथ घोष ने सरकार के लिए अनुमोदन किया, जिसके कारण सुखदेव सहित कुल 21 गिरफ्तारियां हुई। जतेंद्र नाथ दास, राजगुरु और भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र मामले, सहायक अधीक्षक सोनियर्स की हत्या और बम निर्माण के लिए फिर गिरफ्तार किया गया। 28 जुलाई 1929 को न्यायाधीश राय साहिब पंडित श्री कृष्ण की अध्यक्षता में विशेष सत्र अदालत में 28 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। बीर सिंह और उनके साथी कैदियों ने श्वेत बनाम देसी कैदियों के उपचार में पक्षपातपूर्ण अंतर के विरोध में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा की और राजनीतिक कैदियों के रूप में मान्यता देने का मांग की। इस भूख हड़ताल ने प्रेस में जबरदस्त ध्यान आकर्षित किया और अपनी मांग के पक्ष में प्रमुख सार्वजनिक समर्थन इकट्ठा किया। 63 दिन के लंबे उपवास के बाद जितेंद्र नाथ दास की मृत्यु हो गई। नकारात्मक जनमत के कारण अधिकारियों के प्रति तीव्र हो गई। 5 अक्टूबर 1929 को भगत सिंह ने अतः अपने पिता और कांग्रेस नेतृत्व के अनुरोध पर अपना 116वां दिन का उपवास तोड़ा। कानूनी कार्यवाही की धीमी गति के कारण न्यायमूर्ति जय कोल्डस्ट्रीम, न्यायमूर्ति आगा हैदर और न्यायमूर्ति जीसी हिल्टन के युक्त एक विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना 1 मई 1930 को वायसराय लॉर्ड विरन के निर्देश पर की गई। न्यायाधिकरण को आगे बढ़ाने का अधिकार दिया गया था। अभियुक्तों की उपस्थिति के बिना और एक तरफा मुकदमे थे जो शायद ही सामान्य कानून अधिकार दिशा निर्देशों का पालन करते थे। ट्रिब्यूनल ने 7 अक्टूबर 1930 को अपना 300 पन्नों का फैसला सुनाया। इसमें घोषणा की कि सोनियर्स हत्या में सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शामिल होने की पुष्टि के लिए अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। सिंह ने हत्या की बात स्वीकार की और परीक्षण के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ दिए गए उनके मौत की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को सुबह 7:30 बजे भगत सिंह और उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ लाहौर जेल में फांसी दी गई। ऐसा कहा जाता है कि तीनों अपने मन पसंदीदा नारे जैसे इनकलाब जिंदाबाद और ब्रिटिश साम्राज्य के साथ नीचे का उच्चारण करते हुए फांसी के फंदे पर खुशी खुशी झूल गए। सतलज नदी के तट पर हुसैनीवाला में सिंह और उनके साथियों का अंतिम संस्कार किया गया। भगत सिंह उनकी प्रखर देशभक्ति थी जो कि आदर्शवाद से जुड़ी थी, जिसने उन्हें अपनी पीढ़ी और युवाओं के लिए एक आदर्श आइकन बना दिया। ब्रिटिश इंपीरियल सरकार के अपने लिखित और मुखर आह्वान के माध्यम से वे अपनी पीढ़ी की आवाज बन गए। गांधीवादी अहिंसक मार्ग पर स्वराज की ओर से जाने की उनकी आलोचना अक्सर कई लोगों द्वारा आलोचना की गई। फिर भी शहादत से निडर होकर उन्होंने सैकड़ों किशोरों और युवाओं को पूरे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। वर्तमान समय में उनकी प्रतिष्ठा इस तथ्य से स्पष्ट है कि भगत सिंह को 2008 में इंडिया टुडे द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी से आगे महान भारतीय के रूप में वोट दिया गया। भगत सिंह ने भारतीयों की आत्मा के भीतर अभी भी जो प्रेरणा दी है वो फिल्मों की लोकप्रियता और उनके जीवन के पर नाट्य रूपांतर में महसूस की जाती है। शहीद और द लीजेंड ऑफ भगत सिंह जैसी कई फिल्में 23 वर्षीय क्रांतिकारी के जीवन पर बनी थी। भगत सिंह से जुड़े मोहे रंग दे बसंती चोला और सरफरोशी की तमन्ना जैसे लोकप्रिय गीत आज भी भारतीयों में देशभक्ति की भावना जगाते हैं। उनके जीवन, विचारधारा और विरासत के बारे में कई किताबें लिखी हैं और लेख और पत्र भी लिखे गए हैं। अभी के लिए फिलहाल आप इजाजत दीजिए। देखते रहिए ट्रू लीडरशिप, सपूत भारत के।